इस विशेष वीडियो में हम क्लास एम्फीबिया के विवरणों को देखेंगे। अब शब्द एम्फीबिया ग्रीक शब्दों से आया है। पहला शब्द है एम्फी, जिसका अर्थ है दोहरा या दोनों, और दूसरा शब्द है बायोस, जिसका अर्थ है जीवन। तो एम्फीबियंस वे जीव हैं जिनका जीवन दोहरे तरीके का होता है। ये जलीय आवास यानी पानी में भी रह सकते हैं और स्थलीय आवास यानी जमीन पर भी रह सकते हैं, और इसी वजह से इन्हें एम्फीबियंस कहा जाता है। अब क्लास एम्फीबिया यह टेट्रापोडा का हिस्सा है। तो टेट्रापोडा में दो जोड़ी अंग लिम्ब्स होने चाहिए, लेकिन क्लास एम्फीबिया के मामले में कुछ अपवाद हो सकते हैं। तो ज्यादातर मामलों में दो जोड़ी अंग होंगे, लेकिन अपवाद भी हैं। एक बहुत प्रमुख उदाहरण है इच्थियोपिस, और इथियोपिस को बिना अंगों वाला एम्फीबियन कहा जाता है। अब एम्फीबियन का शरीर शरीर को सिर और धड़ में विभाजित किया जा सकता है। तो एम्फीबियंस के मामले में गर्दन मौजूद नहीं होती है, पूंछ मौजूद हो सकती है या अनुपस्थित भी हो सकती है। तो इन दो उदाहरणों को देखते हुए पहला है सलामेंडर जो दिखाया गया है। तो इसमें सिर है, धड़ है और साथ ही पूंछ भी है। अब मेंढक की बात करें तो इसमें सिर है, धड़ है, लेकिन इसके मामले में पूंछ अनुपस्थित है। तो पूंछ अनुपस्थित हो सकती है, पूंछ मौजूद हो सकती है, लेकिन गर्दन हमेशा अनुपस्थित रहेगी। तो यह है एम्फीबियंस की शरीर संरचना। अब त्वचा की बात करते हैं। अब एम्फीबियंस की त्वचा नम होती है। यह नम इसलिए होती है क्योंकि त्वचीय श्वसन होता है, और इसी कारण इनमें शल्क स्केल्स नहीं होते। क्योंकि अगर शल्क मौजूद होते तो त्वचा नम नहीं रह पाती, वह सूखी हो जाती। तो इसमें शल्क अनुपस्थित होते हैं और त्वचा नम होती है, जो त्वचीय श्वसन के लिए अनुकूलित होती है। इसके बाद आंखों में पलकें मौजूद होती हैं। अगर हम कान की बात करें तो एम्फीबियंस के मामले में बाहरी कान अनुपस्थित होता है। सिर्फ टायम्पेनम कर्णपटहा ही कान का प्रतिनिधित्व करता है। इसके बाद एम्फीबियंस के मामले में एक महत्वपूर्ण संरचना पाई जाती है, और उस विशेष संरचना को क्लोआका कहा जाता है। अब क्लोआका एक छोटी मध्यवर्ती संरचना है जिसमें 3 नलिकाएं खुलती हैं। तो इस विशेष संरचना के भीतर एलिमेंट्री कैनाल आकर खुलेगी। इसके साथ ही यूरिनरी कैनाल भी खुलेगी, और साथ ही प्रजनन नलिका या रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट भी इसी में खुलेगा। तो इस प्रकार से एलिमेंट्री कैनाल क्लोआका के अंदर मल पदार्थ को लेकर आएगी, यूरिनरी कैनाल क्लोआका में मूत्र लाएगी, प्रजनन या जनन नलिका क्लोआका में या तो शुक्राणु या अंडाणु लाएगी, और इसके बाद क्लोआका बाहरी रूप से क्लोअकल छिद्र द्वारा खुलता है। तो हम कह सकते हैं कि उभयचर जीवों के मामले में ये तीनों नलिकाएं या मार्ग सीधे बाहर नहीं खुलते। वे आंतरिक रूप से क्लोआका में खुलते हैं, और क्लोआका बाहरी रूप से क्लोअकल छिद्र द्वारा खुलता है। इसके बाद अब हम श्वसन तंत्र की ओर आते हैं। तो उभयचरों के मामले में गलफड़े हो सकते हैं, फेफड़े हो सकते हैं, और त्वचा भी उपस्थित हो सकती है। अब एक प्रमुख उदाहरण मेंढक है। मेंढक के मामले में फेफड़े उपस्थित होते हैं, त्वचा भी श्वसन अंग होती है, और एक अतिरिक्त बुक्कल कैविटी भी मेंढक के मामले में श्वसन अंग होती है। तो मेंढक में गलफड़े नहीं पाए जाते। इसके बाद हृदय की बात करें। उभयचरों में हृदय 3 कक्षों वाला होता है। तो अगर हृदय 3 कक्षों वाला है तो उसमें 2 अलिंद और 1 निलय उपस्थित होंगे। उभयचर शीत रक्तीय या पोइकिलोथर्मल प्राणी होते हैं, यानी वे अपने शरीर का तापमान नियंत्रित नहीं कर सकते। इसके बाद प्रजनन तंत्र की बात करें तो ये उभयचर एकलिंगी होते हैं, यानी नर और मादा अलग अलग होंगे। इनमें लैंगिक प्रजनन होता है। जल में बाह्य निषेचन पाया जाएगा। इसके बाद विकास अप्रत्यक्ष होगा। अप्रत्यक्ष का अर्थ है यहां लार्वा उपस्थित होगा। मेंढक के लार्वा का उदाहरण टैडपोल कहलाता है, और अंत में ये अंडज होंगे। कक्षा उभयचर के विवरण पूरे करने के बाद हम उदाहरणों पर आते हैं। तो पहला उदाहरण जिसकी हमने बात की, जिसमें पूंछ उपस्थित थी, उसे सलामांद्रा या सलामेंडर कहा जाता है। मेंढक में राणा टाइग्रिना सबसे सामान्य है, फिर ट्री फ्रॉग है हाइला, टोड है बुफो, और इच्थियोपिस एक बिना पैर वाला उभयचर था।